Hello everyone, my name is Manishka Satyapal and welcome back to our YouTube channel Quotient Learning. Today we are going to study chapter 10, that is microbes in human welfare. In this chapter we will study a detailed study about microorganism, what are microorganism. ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? टिनी लिविंग थिंग्स है दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। क्या है? टिनी लिविंग थिंग है, टिनी लिविंग थिंग that cannot be seen by naked eyes. Microbes are tiny living things that are found all around us and are too small to be seen by the naked eye. ठीक है, हम अपने एक्चुअल विजन से उन्हें हम नहीं देख सकते, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन बाय आर नीड आई। ठीक है, दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड इन द एयर। कहाँ कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं एंड एयर में रहते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऐसे लिविंग थिंग जो क्या होते हैं हमारे आसपास ही प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। The human body is home to millions of these microbes too. अब जो ह्यूमन बॉडी क्या है, लाखों या फिर ज्यादा मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? एक होम है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सब माइक्रो मेक अस सिक, अदर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। क्या बोला इसने? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमें बीमार कर देते हैं, हालांकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक गुड एंड दूसरे क्या हमारे बैड। चैप्टर क्या हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब अब हमें ज्यादा किसके साथ डील करनी है? गुड वालों के साथ, जो हमारी ह्यूमन वेलफेयर में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। देन नाउ व्हाट इज ह्यूमन वेलफेयर। अब हम पढ़ना है कि ह्यूमन वेलफेयर क्या है। वेलफेयर बायोलॉजी इज अ प्रपोज्ड क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च विद अ पॉजिटिव study the positive and negative well-being of sentient individuals in relation to their environment. ह्यूमन वेलफेयर क्या है? एक बायोलॉजी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या है? एक प्रपोज क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें क्या रिसर्च करते हैं, किसी पर्सनल इंडिविजुअल का कैसा एटीट्यूड, ये कैसी वेलबींग, पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ सेंटिनेंट इंडिविजुअल टू रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, कि उनका अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो भावनाएं हैं या फिर उनकी पर्टिकुलर जो उनके सेंटिमेंट है वो क्या है, कैसे है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहाँ पे फिजिक्स की या केमिस्ट्री वाले पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एक अपने अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसके रिगार्डिंग। Alfred Marshall was a British economist who proposed the definition of welfare, according to which economics is a science of creation of welfare for both human as well as the society, in which he emphasized on the betterment of the society by the humans and betterment of human by the society. Alfred Marshall क्या थे? हमारे ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने डेफिनेशन दी थी किसके बारे में? वेलफेयर के बारे में। वेलफेयर के बारे में क्या थी? उन्होंने डेफिनेशन दी। उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है क्या है? एक ऐसी साइंस है जिसमें क्रिएशन ऑफ वेलफेयर होता है। किसके लिए? दोनों के लिए, ह्यूमन के लिए भी और के आसपास की सराउंडिंग जहाँ पे वो है उनके आसपास के एनवायरमेंट के लिए भी। जिनमें क्या करा, उन्हें वर्क करा था किसके ऊपर? बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर। किसके? बाय द ह्यूमंस और एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस बाय सोसाइटी। किस चीज के ऊपर वर्क करा? कि सोसाइटी से ह्यूमंस को क्या लाभ हो सकता है, लाभ, और ह्यूमंस सोसाइटी को क्या लाभ दे सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ करेंगे देन एनवायरनमेंट हमारे लिए कुछ अपना योगदान देगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? The study of biology in terms of human welfare is important to society because it helps scientists understand the similarities amongst life. क्या हुआ? अब स्टडी, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो क्या कर रहा है ये साइंटिस्ट को हेल्प कर रहा है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है कि जो क्या सिमिलरिटीज है लाइफ्स के बीच में, जो जिंदगियां हैं उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है। Biology has been playing an important role in the health of humans, such as single cell protein, which helps even space astronauts to maintain a balanced diet.
अब बायोलॉजी क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसमें, हेल्थ में, जिसमें क्या कर रहा है ह्यूमन, एक सिंगल सेल प्रोटीन भी हेल्प कर रहा है किसमें, कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो आउट ऑफ स्पेस है, दैट मींस कि नो ग्रीनरी प्रेजेंट देयर, ये कोई ग्रीनरी वहां प्रेजेंट नहीं है, वहां पे जाके वो बैलेंस डाइट कैसे मेंटेन करें। बैलेंस डाइट की हम बात करें, अगर नॉर्मली हम बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें आता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ठीक है, कुछ 5 चीजें आती है जिसमें सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट में क्या आता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, जो हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन क्या हमारा, प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। एंड द थर्ड वन इज फैट, और फैट किस चीज में हेल्प कर रहा है, हमारा स्टोर्ड एनर्जी, जब काफी टाइम तक की शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे स्टमक को फूड नहीं मिलता, तब क्या करेगा, जो स्टोर्ड जो एनर्जी है, स्टोर्ड जो फूड है, आके क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड रेस्ट मिनरल्स एंड विटामिन यूज इन द बॉडी, बट इतने लार्ज क्वांटिटी में यूज नहीं होते जितने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन होते हैं। द नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब क्या बात आती है कि माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज होते हैं। देयर आर मैनी माइक्रोब दैट हेल्प ह्यूमंस इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। दो, अब दही का बनना, और क्या होगा, योगर्ट का बनना, चीज का बनना, पनीर का बनना, ट्रेडिशनली ड्रिंक बॉडी का बनना, जो किस चीज में रिच है, कैल्शियम में रिच है, एंड गुड फॉर यंग चिल्ड्रंस ग्रोथ। कहते हैं ना कि जो दूध, घी, पनीर क्या होता है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इन्फेक्टियस डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स एक्टिंग एज पैरासाइट, ठीक है, क्या होता है, ये कुछ माइक्रोब्स है जो क्या करते हैं, बनाते हैं इन सब चीजों को। बट हाँ, अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज का रूप ले ले तो क्या करेगी, ये पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो होता है जो हमारी ही बॉडी में हमारे पास ही रह के हमें हार्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लीज इन द हेयर, लीज क्या होता है, हेयर में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे क्या कर रहे हैं, उसी एरिया क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, यीस्ट है। यीस्ट क्या होता है, और काफी ज्यादा यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पिज्जा, ठीक है, पिज्जा बनने में क्या होता है, काफी ज्यादा यूज होता है। Saccharomyces cerevisiae is a type of yeast used for making bread in the household as well as food processing industry। क्या है ये, किस चीज में यूज हो रहा है, ब्रेड बनाने में यूज हो रहा है, हाउस होल्ड के लिए या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो ये सब बनाने का काम करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सम ट्रेडिशनल ड्रिंक्स लाइक टॉडी। टॉडी के एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज किया जाता है। In addition to these, most common food like dosa and idli are prepared from fermented rice by some bacteria। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट फेमस डिश साउथ इंडिया की बात करें तो क्या क्या है, डोसा और इडली, क्या किया जाता है, राइस, ठीक है, राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता है जिसमें काफी बैक्टीरिया भी अपना योगदान देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया, तो वो क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स द शुगर लैक्टोज इनटू एन एसिड, लैक्टिक एसिड। ओज मतलब लैक्टोज जो है इनएक्टिव फॉर्म में है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है, किस चीज में हेल्प कर रहा है, शुगर से एसिड बनने में हेल्प कर रहा है बाय मींस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या हो रहा है, शुगर लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। जब मिल्क को हम हीट करते हैं 30 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में, थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू इट, ठीक है, थोड़ी सी कर्ड उसमें ऐड की जाती है, जो क्या करती है, लैक्टोबैसिलस का जो सैंपल मतलब लैक्टोबैसिलस जो प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड के अंदर क्या करेगा, ग्रो करने लग जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द मिल्क विल कन्वर्ट इनटू द कर्ड। तो जो बाकी सारा दूध किस में कन्वर्ट जाएगा, सॉरी, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आता हमारा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, अब ये किस चीज में यूज होता है, हमने चीज देखी है, ये जो चीज होती है काफी हम देखते हैं। अब इसके ऊपर जो छोटे छोटे होल्स है ये कैसे है, ठीक है, बाकी जो और जो चीज बात करें मोज़रेला एक्सेट्रा उन समय तो सब प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कौन सी चीज में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, ये चीज होती है स्विस चीज होती है। Propionibacterium is responsible for the ripening of Swiss cheese and the production of its characteristic taste and large gas bubble। इस चीज के इसमें
इस चीज को बनने में, इस चीज के प्रोडक्शन में यूज होती है, इसके टेस्ट में यूज होती है, उसके अंदर जो बड़े बड़े लार्ज गैस बबल्स आ रहे हैं इसमें भी काफी यूज होती है। क्या ये प्रोपेनिंग बैक्टीरियम शर्मा। Then are microbes in industrial products. These microbes play a crucial role in the fermentation process to obtain a number of products. क्या करते हैं ये माइक्रोब्स, कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फर्मेंटेशन में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए। The two common products obtained by fermentation process through industrial processes are fermented beverages. क्या है फर्मेंटेड बेवरेजेस है, मार्केट सेल्स है, ब्रॉथ्स है, फ्रूट जूसेस, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। अभी लाइन पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें थी ये। पहला क्या हमारा फर्मेंटर्स है। द फर्मेंटर इज अ वेसल और एन apparatus which is used in the fermentation activity of the microorganism for commercial production of certain substance। अब फर्मेंटर क्या एक टाइप का वेसल है, बर्तन है जिसमें क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन की एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, वर्क में लेके आ रहे हैं, किसमें, कमर्शियल प्रोडक्शन में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। अलग अलग टाइप ऑफ फर्मेंटर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टिपिकल प्रोडक्ट के ऊपर या फिर उनके वॉल्यूम के, प्रोडक्ट वॉल्यूम के ऊपर कितना वो प्रोडक्ट प्रेजेंट है प्रोड्यूस करने के लिए। हमने जो पढ़ा था यीस्ट के बारे में, सैक्रोबाइसिस सर्विसेज, जो यीस्ट था उसे ब्रूअर्स और बेकर यीस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूअर्स और बेकर यीस्ट हैज बीन अ की ingredient in baking, when baking and brewing for millennia। ठीक है, क्या है, बेकिंग वाइन मेकिंग के लिए बनाने में और ब्रूइंग फॉर मिलेनिया के बनाने में क्या होता है, काफी ज्यादा यूज होता है। इट ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम द लैटिन ग्रीक मीनिंग शुगर फंगस। कहाँ से मिला इसका नाम, ग्रीक मीनिंग है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, सुगर फंगस, बिकॉज इट कन्वर्ट्स शुगर एंड स्टार्चेस इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या करता है ये, शुगर से स्टार्च में कन्वर्ट, शुगर या स्टार्च को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। There are the fermented beverages. Fermented beverages can be divided into two groups, that is whites and beer, broadly defined. Whites are fermented from various fruit juices containing fermentable sugar. अब जो whites है उसकी फॉर्मेशन क्या ऐसे हो रही है, वाइट्स जो बनती है ना मोस्टली फ्रूट के जूसेस से बनती है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, पर मोस्टली आउटसाइड द कंट्री में देखने को मिलता है कि अलग जगह फैक्ट्रीज लगी होती है जहाँ पे क्या होता है, फ्रूट्स में से उनका शुगर वगैरह निकाल के ये वाइन्स की फॉर्मेशन की जाती है। Antibiotics. Antibiotics are medicines that fight infections caused by bacteria in humans and animals by either killing the bacteria, making difficult for the bacteria to grow and multiply, bacteria or germs. एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स वो होती है, क्या होती है, काफी यूजफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, मतलब अच्छी चीज है हमारी बॉडी के। क्या एक टाइप की मेडिसिन है, क्या करेगी, जो बैक्टीरिया की तरह, बैक्टीरिया के लिए क्या करेगी, फाइट, बैक्टीरिया से फाइट करेगी, हमारे लिए बैक्टीरिया से क्या करेगी, फाइट करेगी। कौन से बैक्टीरिया, जो ह्यूमंस या एनिमल्स में क्या कर रहे हैं, हमारे लिए डिफिकल्ट कर रहे हैं, हमारे में कोई डिजीज फैला रहे हैं। कैसे, या तो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोक देगी, या फिर ऐसी कंडीशन बना देगी जहां पर वो बैक्टीरिया क्या करे, ग्रो ना कर पाए, या हमें हमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर पाए। The discovery of penicillin by Alexander Fleming produced by the filamentous fungus Penicillium notatum। अब पहले हम अगर उसकी बात करें एंटीबैक्टीरियल, तो वो कहती पेनिसिलिन थी, किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। किससे प्रोड्यूस हुई थी, फिलामेंटस फंगस पेनिसिलियम नोटेटम एक नाम का बैक्टीरिया है, फंजाई, जिससे क्या करती है, एक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। द जीनस पेनिसिलम हैज बीन डीपली स्टडीड फॉर इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड पीस। क्या बोला इसने, ये जो पेनिसिलियम है काफी ज्यादा इसकी डीपली स्टडी की गई थी कि इसकी जो कैपेसिटी है क्या है, काफी ज्यादा है कि क्या करती है, नेचुरल प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, ये बना सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मेनी ऑफ देम विद बायोटेक्नोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इनकी क्या थी, काफी ज्यादा बायोटेक्नोलॉजिकल भी क्या थी, एप्लीकेशन प्रेजेंट थी। इन रेयर केसेस एन एंटीबायोटिक कैन कॉज अ सीवियर एंड पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन नोन एज एनाफिलैक्सिस। अब क्या बोला इसने,
अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स भी ऐसा असर कर देती है कि जो बीमारी है, जो डिजीज होगी, या जो एलर्जी होगी, वो लाइफ थ्रेटनिंग होगी, डेट कैन भी, मतलब वो डेडली हो सकती है। अगर उसने रिएक्शन क्या करा, अपना ठीक नहीं करा, तो कैसे हो जाएगी, जो होगी, डेडली हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक एलर्जिक रिएक्शन रेज या इची स्किन रैशेस, यूटिसेरिया और हाइव्स, कफिंग, विजिंग, टाइटनेस ऑफ द थ्रोट व्हिच कैन कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ये कुछ डिजीज के बारे में उसने बताया, जैसे कि कफिंग होता है, विजिंग होता है, गले का थोड़ा टाइट हो जाना, जो क्या करेगा, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी जिससे। द नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या यूज है, माइक्रोब डाइजेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट बाय स्टीलिंग इट्स ऑक्सीजन। माइक्रोब्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्या करके, उसको ऑक्सीजन की स्टील करके। अल्टरिंग द केमिकल मेकअप ऑफ द मटेरियल टू लेस एनवायरमेंटली डैमेजिंग मैटर। क्या करते कि केमिकल मेकअप करते हैं, मतलब उसमें जो एनवायरमेंट को लेस हार्मफुल बनाने के लिए, कि जो इन्वायरमेंटली क्या जो बैटर है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, क्या बैटर क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको क्या करें, लेस इन्वायरमेंटली डैमेजिंग बैटर बनाने के लिए यूज होता है। देन व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज यूज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, फैसिलिटीज है जो फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से होती है, जिसमें क्या करते हैं, वाटर दैट इज H2O को प्योरीफाई करते हैं, जिसमें काफी सारे क्लोरीन टैंक, सेकेंडरी टैंक, एरेशन टैंक एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी यूज होता है। The process used in these facilities are also categorized as preliminary, primary, secondary, tertiary. Preliminary and primary stages remove wrecks and suspended solids. अब जो स्टार्टिंग के जो प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी स्टेजेस है, क्या करते हैं, ये रैग्स को हटाते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव आउट कर देते हैं वाटर से। पहला क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बेसिकली इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब जो पहला प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, वो पार्टिकल्स हट रहे हैं जो इजीली हट सकते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से, हमको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं हम उसको। This is that in various stages, initially floating debris is removed by sequential filtration and then the grit, and that is soil and small pebbles removed by sedimentation. जो sequential होता है, floating debris होता है, जो easily float कर रहे होते हैं, किसके मदद से हटाया जाता है, फिल्ट्रेशन की मदद से, या अगर बात करें सॉइल के स्मॉल पेबल्स की, तो वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हटाए जाते हैं। Then हमारा secondary treatment, the primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly aerated and mechanically and the air is pumped into it. अब क्या हो रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, कौन से स्टेज के अंदर जा रहा है, एरेशन टैंक्स के अंदर तरफ मूव कर जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, एयर को पंप्ड आउट, पंप्ड इनटू किया जाता है। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लक्स। अब इससे क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है हमारे लिए यूजफुल है, उनका, ये नहीं सॉरी, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है, उनकी अब ग्रोथ स्टार्ट होनी शुरू करिए। फ्लक्स क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म बेस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बैक्टीरिया के मासेस बेस लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में क्या होता है, यूज होता है। व्हाइल ग्रोइंग these microbes consume the major part of the organic matter in the influent। क्या करता है, बढ़ते वक्त ये जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट इन्फ्लुएंट के अंदर। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। अगर पहले ही ऑक्साइड हो जाएगा तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water. Thus, indirectly, BOD is a measure of the organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more its fertility potential. That means कि BOD एक ऐसा टेस्ट मेजर है जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का अपटेक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे,
सैंपल ऑफ वाटर के अंदर से, कोई मतलब नहीं कैसे प्रेजेंट है, बट वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर होना चाहिए। जितना ज्यादा बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगी, पोल्यूटिव पोटेंशियल उसकी बढ़ जाएगी। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज सेरेशन टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है, उसकी वही पॉइंट्स है जो हमने क्या काफी डिटेल फर्दर स्टडी में पढ़ा था। Then हमारा activated sludge. The activated sludge is a process with high concentration of microorganisms, basically bacteria, protozoa and fungi. एक्टिवेटेड स्लज क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म बेसिकली बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। जो पहला है हमारा एनारोबिक स्लज डिजेस्टर, इसमें क्या है, anaerobic digestion is used as a part of the process to treat biodegradable waste and sewage sludge. इसमें क्या होता है, इस डाइजेशन में क्या होता है कि यूज किया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, सीवेज स्लज को एज पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होने के लिए। एनारोबिक डाइजेशन रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ लेडफिल गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। लेडफिल गैस का एटमॉस्फेयर में एमिशन क्या करती है, रिड्यूस करती है। एनारोबिक डाइजेस्टर्स कैन आल्सो बी फेड विद पर्पस ग्रो एनर्जी क्रॉप्स सच एज बीट, और साथ ही बेस की प्रोडक्शन या ग्रोथ होने में भी क्या करती है, काफी हेल्पफुल होता है। अब है हमारा व्हाट इज बायोगैस, की बायोगैस क्या है। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे यूटिलाइज। ऐसी गैस जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती है कि तब वो जब आएंगे तब ही गैस बनके तैयार होने वाली है। इन द एग्जांपल सिटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डस्ट, चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस वाज CO2। अब कुछ एग्जांपल दिए थे चीज वगैरह के, तो उसमें क्या बोला कि इन सब के फॉर्मेशन में कौन सी गैस निकल रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। However, certain bacteria which grow anaerobically or cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and H2। हालांकि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं और सेलुलोज मटेरियल, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा अमाउंट में मिथेन, किसके साथ, CO2 और हाइड्रोजन गैस के साथ। These bacteria are collectively called pathogen। ये कौन सी बैक्टीरिया क्या है, पैथोजन कहा जाता है। And one such common bacteria is called Methanoبacteria। क्या हो जाता है, Methanoبacteria, इसका कॉमन बैक्टीरिया नेम है। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment। अभी जब लास्ट पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज, वहां पे भी क्या होता है, ये काफी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, काफी यूजफुल होते हैं। These bacteria are also present in the rumen, इधर प्रेजेंट र्यूबर, ठीक है, कहाँ पे, र्यूबर में प्रेजेंट होता है, जो कैटल है उसके र्यूबर में प्रेजेंट होगा। These help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle। क्या करता है, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसका, कैटल के न्यूट्रिशन में। द एक्सक्रेटा डग ऑफ कैटल, ठीक है, डग ऑफ कैटल होता है कॉमनली कॉल्ड गोबर। क्या कहा जाता है, डग ऑफ गोबर कहा जाता है। किस पे ज्यादा होता है, बैक्टीरिया, गोबर में काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो बायोगैस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कैट गोबर गैस। जो डग है उसको किस चीज में यूज कर सकता है, बायोगैस के जनरेशन में इजीली यूज कर सकता है, जिसको क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। ये हमारे कुछ पिक्चर सब पता कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड होती है गोबर गैस से बायोगैस को बनाने में। The biogas plant consists of a concrete tank। अभी तक हमने पढ़ा था कि बायोगैस क्या होती है। अब बायोगैस के जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, अवेलेबल होती है उस प्रोसेस को अगर करवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, एक कॉन्क्रीट टैंक का प्रेजेंट होना, जो कि क्या होता है 10 to 15 फीट डीप होता है। क्या होता है, 10 to 15 फीट डीप, in which bio waste are collected and a slurry of dung is fed। जिसके अंदर क्या होता है, बायो वेस्ट कलेक्टेड होता है और डग भी प्रेजेंट होता है, जिससे हमें क्या करना है, जिसको यूज करके हमें अब आगे क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है किसकी, बायोगैस की प्रोडक्शन करनी है, किसकी, बायोगैस की। This pet slurry is removed throughout another outlet and many used as fertilizer। क्या था, the biogas plant has an outlet। अब क्या होता है, कुछ आउटलेट प्रेजेंट होती है which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses। क्या होती है ये,
अब बायोगैस में क्या आउटलेट या पाइपलाइन हम बोल सकते हैं, जो कहाँ पे कनेक्टेड होती है, उनके नियर बाय हाउसेस में कनेक्ट होती है, ताकि वहां पर जो गैस का जो प्रोडक्शन हुआ है, क्या वो बायोगैस का जो प्रोडक्शन हुआ है वो आगे कैसे ट्रांसफर हो, तो वो ना आउटलेट की वजह से ट्रांसफर होता है नियर बाय हाउसेस के अंदर। दिस पेट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट। अब जो स्पेड स्लरी है जो अभी यूज कर ली है, वो कैसे रिमूव आउट की जाती है, अनदर आउटलेट की वजह से। और क्या, और उसको आप क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, क्योंकि अब जैसे गांव वाले भी एरिया में हमें काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट की क्वांटिटीज में क्या देखने को मिलते हैं, कैटल देखने को मिलते हैं, दैट इज बफेलो, काउ एंड मैनी मोर। ठीक है, आगे क्या है, अगर बात करते हैं, सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज, इसलिए ये सबसे मेन रीजन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें डग इजिली अवेलेबल हो रहा है, कहाँ पे, रूरल एरियाज के अंदर, इसलिए बायोगैस प्लांट कहाँ पे ज्यादा होते हैं, रूरल एरियाज में ज्यादा होते हैं। तो बायोगैस दस प्रोड्यूस इज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, इसलिए बायोगैस का जो मेन जो काम होता है किस चीज का होता है, या तो कुकिंग खाना बनाने के लिए यूज होती है, या फिर लाइटिंग के लिए भी यूज की जाती है। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute. IARI नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो किस चीज, जो क्या कर रहा है, बायोगैस प्रोडक्शन करता है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अनदर इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, अभी क्या एक एक्टिविटी दी गई है आप लोगों को कि अगर आपका स्कूल किसी ऐसे विलेज के अंदर है, या आपके स्कूल के आसपास कोई नियर बाय विलेज है जहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, तो आप वहां पे विजिट करें और वहां पे आके थोड़ा ऑब्जर्व करें चीजों को कि कैसे कैसे वहां पे क्या होता है, चीजें मतलब काम होती है, और कैसे कैसे बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। देन अब ना कुछ प्लान्स, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन 1986। गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1986 में स्टार्ट हुआ था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल्यूशन एबेटमेंट फ्रॉम रिवर गंगा, जिसमें क्या था कि रिवर गंगा जो का जो पोल्यूशन था उसे हटाना था। मतलब 1986 में एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था, क्या था वो, गंगा एक्शन प्लान था, जिसमें क्या हुआ था कि जो रिवर गंगा थी, हमारी जो नेशनल रिवर है जो काफी ज्यादा पोल्यूटेड है, उसे क्लीन करने का क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव उठाया था गवर्नमेंट ने। GAP, that is GAP. Ganga Action Plan is 100% centrally sponsored scheme. That means कि ये जो गंगा एक्शन प्लान है किसने स्पॉन्सर किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था। दैट मीन्स कि इसकी पूरी फंडिंग किसके द्वारा हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी फंडिंग हुई थी। Then, under this plan, the National River Ganga Basin Authority was established. इस प्लान के दौरान क्या हुआ था, जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी है वो स्टेब्लिश की गई थी, और क्या डिक्लेयर हुआ था कि जो गंगा है नेशनल रिवर है इंडिया की। गंगा एक्शन प्लान वाज डायरेक्टेड बाय राजीव गांधी, राजीव गांधी ने क्या करा था, इस प्लान को डायरेक्ट किया था। The authority is headed by the Prime Minister and Chief Minister of all the states in which River Ganga flows. That means कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने भी इसमें क्या करा है, वर्क दिया है, वर्क करा है। कौन कौन सा चीफ मिनिस्टर, जहां पे जो रिवर गंगा क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। दैट मीन्स कि वो स्टेट जहां से रिवर गंगा फ्लो करेगी, उस स्टेट के सभी चीफ मिनिस्टर ने क्या किया था, अपना पार्टिसिपेशन किया था इस प्लान में। ये जो गैप था, हमारा गंगा एक्शन प्लान था, दो फेजेस में डिवाइड था। फेज वन स्टार्टेड इन 1985 में स्टार्ट हुआ था, एंड कवर्ड द थ्री स्टेट्स, तीन स्टेट कवर्ड हुए थे फेज वन के अंदर, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सॉरी, उसके बाद क्या था, फेज टू आया था, जिसमें क्या, जो कब लॉन्च हुआ था 1993 में, जिसके अंदर सेवन स्टेट कवर्ड हुए थे। जो पहला फेज था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें तीन स्टेट कवर्ड हुए थे, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद फेज टू में
कौन कौन से जो हमारे स्टेट से कवर्ड हुए थे? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड हरियाणा। ये वो स्टेट है जहां पे रिवर गंगा क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। In the second phase, Ganga Action Plan was created for all these tributaries. जो सेकेंड फेज था वो जो गंगा एक्शन प्लान था सभी ट्रिब्यूटरी के लिए भी क्रिएट किया गया था। द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान वाज स्टार्टेड अंडर द सेम प्रोग्राम फॉर द सेकेंड फेज। इस प्लान के अलग के बाद भी हम बोले तो एक और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था। इट इंक्लूडेड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। वो रिवर जो गंगा से होते हुए मिलती है वो कौन कौन सी? यमुना, भारतदा, गोमती, दामोदर भी क्या हुए थे, इसमें इंक्लूड किए गए थे। The Ministry of Environment and Forest, that is MOEF, was made in charge of all the overall design and implementation of GAP। मतलब जब गंगा का जो गंगा एक्शन प्लान जो स्टार्ट हुआ था वहां पे MOEF को क्या बनाया था, इंचार्ज भी लिया गया था। इसके अलावा सेंट्रल गंगा अथॉरिटी CGA केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्या हुआ था कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में जो स्टार्ट हुआ था वो भी एग्जिस्टेंस के अंडर आया था। Then in 2014 the present government started Namami Gange mission to ensure clean Ganga। इसके बाद 2014 में एक नमामि गंगे मिशन स्टार्ट हुआ था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, गंगा को क्लीन करने का ही था। नमामि गंगे योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा along with its state program management group that is SPMGS। इसमें क्या हुआ था, स्टार्ट किया था क्या कि हमें जो गंगा है उसे क्लीन करना है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली announced the implementation of Namami Gange on 10 जुलाई 2014। उस टाइम पे 2014 में जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे दैट इज अरुण जेटली, उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था नमामि गंगे को। कब? 10 जुलाई 2014 में। The National Mission for Clean Ganga, that is NMCG, was implemented by the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga, is also known as the National Ganga Council। जिसमें क्या हुआ था, इसकी प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा के ऊपर भी चीजें स्टार्ट की गई थी। The NMCG mission was established on 12th August 2011 under the Societies Registration Act 1860 as a registered society। NMCG जो मिशन था स्टेब्लिश किया गया था कब? 12 अगस्त 2011 में सोसाइटी, जिसमें क्या था, किसके अंडर जो क्या उसने स्टेब्लिश किया था, 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट था, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कब हुआ था, 1860 में रजिस्टर्ड हुआ था सोसाइटी के अंडर। देन इसके बाद कुछ पिक्चर्स हैं जो बता रही है कि मेन जो हमारी जो प्रॉब्लम है गंगा को लेके वो क्या है। अभी हमारी जो गंगा की जो कुछ हालत है वो ऐसी है, ठीक है। जो गंगा की अभी जो क्लियर जो हमारी इमेज कैसी है, ऐसी मतलब देखने पर चले कि जो गंगा है काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि गंगा क्या हमारी नेशनल रिवर है और इसकी जो अभी जो मेन हालत है कैसी है, ऐसी है। इसके जो एग्जीक्यूटर है वो कौन है? नरेंद्र मोदी, आर प्राइम मिनिस्टर। इसमें फोटो में क्या दिखाया जा रहा है कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं गंगा को क्लीन करने के लिए, मैनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग टू क्लीन गंगा, ठीक है। और मेन जो हमें गंगा का जो मॉडल चाहिए वो कैसा है, ऐसा है। मतलब अभी जो हमारी गंगा है ये है, उसके मेन एग्जीक्यूटर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और ये क्या है, एक स्टेप है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है गंगा को क्लीन करने का, जिसमें काफी सारे लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है। और ये क्या है, ये वो मॉडल है जिसमें हमें अपनी गंगा कैसे चाहिए, इस रूप में चाहिए। ये हमारे गंगा का मॉडल है। इसके बाद आता है यमुना एक्शन प्लान। यमुना भी क्या है, हमारी काफी फेमस नदी है जो क्या है वो भी काफी ज्यादा प्रदूषित है। The Yamuna Action Plan is a bilateral project between the government of India and Japan introduced in 1993। अब जो हमारी गंगा एक्शन प्लान था, GAP था, वो क्या था, एक स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। जो किसने स्पॉन्सर की थी? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की थी। बट हम बात करें यमुना एक्शन प्लान की तो ये क्या बिलेटरल प्रोजेक्ट है, मतलब दो जनों के बीच का प्रोजेक्ट है। एक तो इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर है प्रोजेक्ट, और दूसरा कौन है इसमें?
एक कंट्री और इसमें शामिल है, जो कौन है, जापान। इंट्रोड्यूस्ड इन 1993, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। क्या है, बहुत सारे लार्जेस्ट प्रोग्राम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें काफी ज्यादा क्या हो रहा है, काफी ज्यादा इसमें टाइम लग रहा है एंड लोगों का बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट है। The government of Japan via the Japan Bank for International Cooperation, that is JBIC, has provided financial aid of Japanese rupees 17.7 billion to carry out the project. That means जापान की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी के हिसाब से 17.7 बिलियन क्या दिया है, इंडिया को पैसे दिए हैं, किस चीज को करने के लिए, यमुना एक्शन प्लान में लगाने के लिए। डेट मीन्स कि यमुना को क्लीन करने के लिए, विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द नेशनल रिवर कंजर्वेटिव डायरेक्टरेट, जो किसके अंडर है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के अंदर है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Phase 1, which began in 1993, marked it ends in 2003. Phase 1 कब स्टार्ट हुआ था, 1993 में स्टार्ट हुआ था, खत्म कब हुआ था, 2003 में। डेट मीन्स कि 10 साल चला था फेज 1, तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 2000। हालांकि इसको जो एंड हमने सोचा कि 2000 में होगा, बट इसने 3 साल क्या लिए थे, एक्स्ट्रा लिए थे। अब आते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। अब वो तो थोड़ा एक अलग हम वो ले लेते हैं, उसकी थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या आते हैं कि माइक्रोब्स कैसे यूजफुल होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, दैट कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आईज नहीं देख सकते, जो कब देखे जा सकते हैं, सिर्फ अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीथेन इज अ प्रीडोमिनेंट गैस प्रेजेंट इन द बायोगैस मिक्सचर। मीथेन क्या है, प्रीडोमिनेंट गैस है, जो किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, बायोगैस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होती है, या उसमें वर्क में आती है। Certain bacteria grow under anaerobic condition, produce a large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. काफी सारे बैक्टीरिया इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन गैस होती है, दैट इज CH3 को प्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर, और साथ में कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। The bacteria which produce the gaseous mixture are collectively known as the methanogens. वो बैक्टीरिया जो ये गैसेस मिक्सचर को कलेक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेथनोजेंस। तो मेथनोजेंस वो बैक्टीरिया है या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेथनोबैक्टीरियम इज वन सच मेथनोजन, ठीक है। मेथनोबैक्टीरियम क्या है, वो मेथनोजन है। Methanobacterium is present inside the rumen of the cattle and stud during the sewage treatment. अब ये और कहाँ यूज होता है मेथेनोबैक्टीरियम, र्यूमन ऑफ कैटल, ठीक है। कैटल के र्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमने पीछे अभी सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, काफी ज्यादा यूज होता है। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया वो होते हैं जो हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। क्या कर जाता है, हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। दैट मीन्स कि ज्यादा हॉट हो उसमें भी सरवाइव कर जाएंगे, ज्यादा कोल्ड हो या मडी हो, ये कैसा भी रीजन हो, ये क्या करते हैं, इजिली सरवाइव कर जाते हैं। The Methanobacterium present in the food of the cattle and digest the cellular present. क्या करते हैं, ये कैटल के फूड में प्रेजेंट होते हैं, क्या डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये सेल्यूलोज क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते, जो प्रेजेंट होता है उनके फूड के अंदर। The dung then produced by the cattle contains these methanogens which can be used for production of biogas, also known as the गोबर गैस, ठीक है। क्या था, अब जो जो डंग प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, कैटल के द्वारा। अब उसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है कि मेथनोजन प्रेजेंट होंगे। तो मेथनोजन प्रेजेंट है मतलब विच, अब हमने क्या, हमने प्रोडक्शन ऑफ गैस में यूज कर सकते हैं, कौन सी गैस, बायोगैस की प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है। कैटल डंग इज अवेलेबल इन रूरल एरियाज इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, एज कि मैंने बताया था कि बफेलो काउज एंड मैनी कैटल्स क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे, रूरल एरियाज में।
तो क्या होता है वहां पे, इसलिए जो कैटल डंग है इजिली अवेलेबल होगा। वी कैन फाइंड बायोगैस प्लांट्स मोर ऑफन इन रूरल एरियाज, इसलिए ही हमें बायोगैस प्लांट क्या होते हैं रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। The biogas produced can be used for lighting and cooking purposes। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो बायोगैस की जो मेन प्रोडक्शन है वो सब क्या के यूज हो सकता है, लाइटिंग का यूज हो सकता है, कुकिंग पर्पसेस का यूज हो सकता है। The conversion of waste into energy takes place in a biogas plant by the activity of certain microbes। ठीक है, वेस्ट का एनर्जी में कन्वर्ट करना किसके अंदर प्लांट टेक प्लेस लेता है, बायोगैस प्लांट के अंदर क्या करता है, टेक प्लेस लेता है। Microbes as biocontrol agents। Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant disease and pests। अब बायोकंट्रोल किस चीज को रेफर करता है, एक ऐसे बायोलॉजिकल मेथड जो किस चीज को, जो प्लांट डिजीज को कंट्रोल करते हैं। In modern society, these problems have been tackled increasingly the by use of chemicals। But अब हम ज्यादा किस चीज का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike। अब ये केमिकल्स हम यूज क्यों करते हैं, अपनी इजिली अवेलेबिलिटी के लिए या अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, बट ये क्या होता है काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए जो इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। हैव बीन पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट, और क्या करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं, और हमारी जो सॉइल है या फिर एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। फ्रूट को पॉल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को, क्रॉप प्लांट्स को। आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। हम वीडिसाइड्स दैट मींस कि बीजों को हटाने के लिए भी हम काफी सारे फर्टिलाइजर से वीडिसाइड्स का यूज करते हैं, जो किस चीज को, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल को हार्म करती है, जिससे सॉइल इरोजन कॉज होता है, और जिसके बाद वो सॉइल बाद में यूज में भी नहीं आती है। Biological control of pest and disease। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals। A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health। The more variety a landscape has, the more sustainable it is। The organic farmer therefore works to create a system where the insects are that are sometimes called pests and not a regulated by its instead and keep a manageable level। ठीक है, अब इसमें क्या बोला इसने कि जो हमारे एक मेथड है पेस्ट को कंट्रोल करने का या नेचुरल प्रिपरेशन को रियलाइज करने का, क्या है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक ऑर्गेनिक फार्मर के हिसाब से अगर हम बिलीफ माना जाए तो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्थ है। ठीक है, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम वहां पे हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो आगे जाके वो हमारे हेल्थ पे ही अफेक्ट करेगा। जितने ज्यादा लैंडस्केप होगा उतना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी होगी। A typical biogas plant 2015 to 16, 187 microbes in human welfare and harmful life form indiscriminately। This is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field flora and fauna। 187 microbes से ज्यादा भी क्या हुआ ह्यूमन वेलफेयर में आए हैं, इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जिन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली लाइफ को हार्म किया भी है और नहीं भी। ठीक है, कुछ फ्लोरा और फौना में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लोरा फॉनिक फील्ड में भी आके इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट द इरेडिक्शन ऑफ द क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट पॉसिबल। हालांकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हमने पेस्ट बोला है बट वो रियली में पेस्ट नहीं है। For without them, the beneficial predatory and parasitic insect which depend upon the food or host will not be able to survive। हालांकि अगर हम इस केमिकल्स का यूज करेंगे उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए तो कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो उस चीज को हार्म नहीं कर रहे, बस अपने फूड के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनको भी क्या मिलेगा, वो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। The use of biocontrol basil will greatly reduce our dependence on toxic chemical as pesticide। पर फिर भी बायोकंट्रोल मेजर के अकॉर्डिंगली हमारा जो डिपेंडेंस है किस पे, केमिकल और पेस्टिसाइड्स के ऊपर, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारी जो डिजायर है वो काफी ज्यादा है, पेशेंस रही है इतनी, तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं हमारी डिजायर के लिए, ताकि हमें जो वो इजिली हमारे फ्रूट वेजिटेबल है हमारे डिजायर जो थिंग हमें इजिली मिल जाए, हमें उसके लिए ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए हम पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स
और काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स का भी यूज कर रहे हैं ताकि वो हमें इजिली अवेलेबल हो जाए। An important part of the biological farming approach is become familiar with the various life forms that inhabit the field, predator as well as pests. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट था किसका, बायोलॉजिकल फार्मिंग का अप्रोच किया था, उसमें क्या, एक फेमिलियर, जिसमें क्या था, वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहेबिट द फील्ड, मतलब काफी लाइफ फॉर्म्स जिन्होंने फील्ड को इनहेबिट किया था, दैट मीन्स की फील्ड से क्या था, उनका पालन पोषण था, या उसके अलावा प्रीडेटर एज वेल एज पेस्ट की बात करें या फिर उनकी लाइफ साइकिल की, तो किस पर डिपेंड कर रही थी, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही थी। पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एट द हैबिटेट्स दैट दे प्रेफर, ठीक है, हैबिटेट के ऊपर वर्क हो रहा था या हैबिटेट जो प्रेफर कर रहे थे वो लोग। दिस विल हेल्प डेवलप एप्रोप्रिएट बीज ऑफ बायो कंट्रोल, जिससे क्या होता है, बायो कंट्रोल का रियल जो मीनिंग था या रियल जो डेवलपिंग स्किल थी या एप्रोप्रिएट जो बीज था वो क्या होता है, डेवलप हो रहा था। The very familiar beetle with red and black markings, ठीक है, द लेडी बर्ड। लेडी बर्ड क्या है, एक बिटल है जो कैसी होती है, जिसकी बॉडी पूरी रेडिश होती है और उसके ऊपर क्या होते हैं, ब्लैक डॉट्स होते हैं, ये ब्लैक मार्क होते हैं छोटे छोटे। ये उसके अलावा ड्रैगन फ्लाइज होता है, यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज, ठीक है। लेडी बर्ड का और ड्रैगन फ्लाइज का यूज किस चीज में किया था, एफिड्स और मॉस्किटोज को से छुटकारा पाने के लिए। An example of microbial control, biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly capital, an example of microbial biocontrol agents। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, उनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, उनके लिए भी कुछ क्या थे, बायो कंट्रोल एजेंट्स आए थे, जिनमें इसमें क्या था, टू ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, जिसमें क्या था, बटरफ्लाई कैटरपिलर को भी कंट्रोल करने के लिए। इनकी बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis often written as BT, these are available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants। अब इसमें क्या होता है, बीटी टॉक्सिन क्या होता है, कैसे टाइप की दवाई थी जो वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे की जाती थी प्लांट्स पे। आपने भी अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस करा होगा कि हम जो कॉटन के प्लांट पे क्या करते हैं, कुछ स्प्रे छिड़कते हैं, क्यों, ताकि उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ठीक नहीं है वो रिमूव हो जाए या उनसे हम ऋण में छुटकारा पा सके। Such as brassicas and fruit trees, where these are eaten by the insect larvae, in the gut of the larvae the toxin is released and larvae get killed। जिससे क्या होता है, अब जो वाटर के साथ हमने जो स्प्रे में वो चीज छिड़की छिड़की, अब क्या हुआ उससे, वो किस लार्वे ने वो क्या कंजर्व करा लार्वे के, जब वो गट में गया तो क्या होगा, टॉक्सिन रिलीज होगा, जिससे जो लार्वे होगा मर जाएगा, विल गेट किल्ड। That the bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insects unharmed। अभी जो अब जो बैक्टीरियल डिजीज होगी क्या करेगी, कैटरपिलर को मार देगी, क्यों, क्योंकि कैटरपिलर एक ऐसे टॉक्सिन रिलीज करेगा जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा, जिससे लार्वे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced B-thorigis toxin, that is BT toxin। बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस की थी किसने, साइंटिस्ट ने और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जितने लास्ट के पिछले 100 साल के अंदर जो डिस्कवर हुई थी। Then such plants are resistant to attack by insect pests। BT cotton is one such example which is being cultivated in some states of country। अब क्या है, बीटी कॉटन क्या एक ऐसा एग्जांपल है, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया थ्रिंजिस, एक ऐसा एग्जांपल है कॉटन का जो कहते हैं काफी सारे स्टेट में कल्टीवेट किया जाता है। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा। और क्या था, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल था, ये डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, किसके ट्रीटमेंट में, प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट, जो किस तरह कॉज हो रहा है, फंगस ट्राइकोडर्मा के द्वारा। Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem। कहाँ पे इजिली फाउंड हो सकती है ये, कहाँ पे इजिली अवेलेबल होंगी, रूट के इकोसिस्टम में इजिली अवेलेबल होती है ये। दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों क्या बोलते हैं, पैथोजेंस क्या देते हैं, बेक्यूल वायरसेस कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। These viruses are excellent candidates for species specific
Narrow spectrum insecticides and application. They have been shown to have no negative impact on plants, mammals, bird, fish or even a non-target insect. क्या बोलते हैं इसमें कि उनपे ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, जिसमें प्लांट्स पे, मैमल्स पे, बर्ड, फिश और इवन वो इंसेक्ट जिन पे हमारा कोई स्पेशली टारगेट नहीं था. दिस इज स्पेशली desirable when beneficial insects are being conserved to aid an overall integrated pest management IPM program और very ecologically sensitive areas being treated. क्या था इसमें, वो डिजायरेबल एरिया, वो डिजायरेबल बेनिफिशियल इंसेक्ट के कहते कंजर्व किए गए थे, बचाए गए थे इस पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के दौरान. और व्हेन इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया था ट्रीट किया गया था. माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. अब जो माइक्रोब्स है बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज होते हैं. Organic farming is increasing the production of polluted free crops. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कर रही है, वो क्रॉप्स को बढ़ाने में, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है. कौन सी, जो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है, जो पोल्यूशन कॉज नहीं कर रही, पोल्यूटेड फ्री क्रॉप्स होंगे. इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स. ठीक है, वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो अच्छे हैं, जो पर्टिकुलर क्रॉप, इंडिविजुअल क्रॉप की क्वालिटी को बेकार नहीं कर रहे, क्वालिटी पे कोई हार्म नहीं करेंगे. क्या करेंगे, क्वालिटी पे कोई हार्म नहीं करेंगे. विच इज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, और बल्कि क्रॉप की क्वालिटी में इनहेंस करेंगे. कंट्रोल्स एनी काइंड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन. क्या करेंगे, किसी भी टाइप का पेस्ट या पैथोजन क्या करेंगे, को कंट्रोल करेंगे. दैट मींस कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हार्म कर रहा है उसको कंट्रोल करेंगे. Biofertilizers are microorganisms that add to the nutrient quality of the soil, bacteria, fungi and algae. ठीक है, बायो फर्टिलाइजर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी ये सॉइल में ऐड करते हैं. कौन कौन है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया. ये कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किस चीज में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करने में, ये हमारे ऑर्गेनिक फार्म में है, जिसमें क्या क्या दिया हमें, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन लीफ मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, बायो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. ठीक है, ये कुछ क्या है, कुछ स्टेप्स है, कुछ पॉइंट्स है जो बायो फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं. माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. The following microorganisms are used as biofertilizers. अब वो माइक्रोब्स, अब ना कुछ एग्जांपल देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह के क्या होते हैं, यूज होते हैं. पहला क्या है, राइजोबियम है. They form root nodules in leguminous plant and fix the atmospheric nitrogen into organic form. अब क्या हो रहा है, राइजोबियम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. क्या करता है ये, नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, किस फॉर्म में चेंज कर देगा, ऑर्गेनिक की फॉर्म में चेंज कर देगा. राइजोबियम आल्सो हैज नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन सॉइल. सॉइल क्वालिटी क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं करता है ये, बल्कि इंप्रूव करता है सॉइल की क्वालिटी, न्यूट्रिएंट एंड कंटेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा. Azotobacter. These are free living nitrogen fixers found in all type of unplanted crops. ठीक है, क्या होगा, unplanted crops में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. These not only fix nitrogen but also provide certain antibiotics and growth substances to the plant. राइजोबियम क्या कर रहा था, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था. ये प्लांट जो एजोटोबैक्टर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सिर्फ ये फिक्स तो करते हैं नाइट्रोजन को, बट इसके अलावा एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराते हैं, या इसके अलावा क्या कराते हैं, ग्रोथ करवाते हैं किसकी, किसी प्लांट की. एजोस्पिरिलियम, अनलाइक एजोटोबैक्टर, दिस कैन बी यूज्ड इन वेटलैंड एरियाज. गीले एरियाज में ज्यादा यूज होता है. दे आर फाउंड इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट वेयर दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इसका भी मेन जो पर्सपेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या करना, फिक्स करना. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. Blue green algae. These are free living nitrogen fixing cyanobacteria that are present only in wet and marshy lands. However, they do not survive in acidic soil. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ना ट्रू बैक्टीरिया होते हैं हमारे, हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है,
फ्री लिविंग है, ठीक है, किसी डिपेंडेंट नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मार्सिटी है, कीचड़ मिट्टी, जहाँ पे गीली मिट्टी कीचड़ होता है ना, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, एसिडिक सॉइल में, ठीक है, एसिड से क्या होता है, काफी ज्यादा दूर रहते हैं। देन आता है माइक्रोराइजा। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस किस के बीच में, फंजाई एंड प्लांट के रूट्स के बीच में। The mycorrhizal fungi play an important role in binding the soil together. क्या बोला इसने, जो माइक्रोराइजल फंजाई है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉइल को बाइंड करने में एक साथ, और इसकी और इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में। The fungi draw water and nutrients from the soil, thereby increasing the plant productivity. क्या करता है फंजाई, वाटर को निकालता है एंड न्यूट्रिएंट बनाता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, जिससे क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव अंडर वेरियस एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। क्या करता है ये, काफी सारे स्ट्रेसेस ऑब्जर्व ये देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ के अंदर, तो उसमें क्या होता है, प्लांट किसी भी उसमें इजीली सर्वाइव कर पाए किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के अंदर, तो वहां पे भी क्या करता है, काफी हेल्प करता है। कौन, माइक्रोराइजा। Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments, body of which can fix atmospheric nitrogen. Aloe vera, nostoc, oscillatoria, etc. ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है किसके, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स के, जो कहते हैं काफी ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे एक्वाटिक में, दैट मींस की पानी में, टेरेस्ट्रियल दैट मींस लैंड में काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जो क्या फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जिनके एग्जांपल क्या है, एनाबेना, नॉस्टिक, ऑसिलेट्रिया एंड एक्सेट्रा। इन पेडीफिल्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स। साइनोबैक्टीरिया और क्या करता है, इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर की तरह भी वर्क करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है सॉइल के अंदर, जिसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर हम बात करें हमारी कंट्री इंडिया के बारे में, अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट। काफी टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड फार्मर यूज दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। और फार्मर क्या करते हैं, इन्हें मोस्टली डेली यूज करते हैं अपने फील्ड में, ताकि जो केमिकल्स का यूज हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कम हो जाए और सॉइल न्यूट्रिएंट बढ़ जाए। दैट मींस कि सॉइल की फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, अभी डेली यूज है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में यूज हो, ठीक है। अब देन इसके बाद एक रिकैप ले लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या हमने पढ़ा था। तो पहले क्या था हमारा, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो स्मॉल लिविंग बीइंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, दे कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। वो क्या होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा था। ह्यूमन वेलफेयर क्या होता है, किसने, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा हमने पढ़ा था, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स से, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। देन इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी हमने। देन क्या था, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स क्या है, जिसमें हमने यीस्ट के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था हमने, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो क्या कर रहा है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है बाय मींस ऑफ फर्मेंटेशन। देन प्रोपियोनिबैक्टीरियम स्विस चीज, जिसमें क्या होता है, लार्ज गैस बबल्स बन जाते हैं। देन क्या था, माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी यूज हो रहा था, फर्मेंटेड बेवरेजेस। देन क्या था, एंटीबायोटिक्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, जिसमें एंटीबायोटिक्स था। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या है। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट को हमने डिफाइन किया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को करा था। देन हमने पढ़ा था कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से रिलेटेड था। देन एनारोबिक स्लज डिजास्टर था। देन उसके बाद था कि बायोगैस क्या होता है, और फिर बायोगैस के बाद हमने पढ़ा कुछ दो प्लान पढ़े थे, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इन दोनों रिवर को क्लीन करने का। एक जो हमारी जो गंगा एक्शन प्लान था उसमें क्या था, उसमें हम सिर्फ हमारी कंट्री इन्वॉल्व थी, बट जो हमारा यमुना एक्शन प्लान था उसमें दो कंट्री इन्वॉल्व थी। इसके बाद क्या बताया, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब था, मेथनोजन था।
ठीक है। देन पढ़ा था माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स में माइक्रोब्स कैसे मदद कर रहे थे? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, यही था कि माइक्रोब जो हम फर्टिलिटी हम फील्ड में यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज होते हैं। माइक्रोब्स की वजह से कौन कौन से हमें फायदा हो रहा है, हमने साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। थैंक यू। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।